नमस्कार दोस्तों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 6, बिना बीवी के बच्चा कैसे। रुद्रांश के सवाल को सुनते ही अंबिका एक पल के लिए शॉक हो गई और उसने नासमझी में कहा, एक्सक्यूज मी सर, या कैसे सवाल पूछ रहे हैं। रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर कर बोला, तुम मेरे बेटे के लिए खासकर यहाँ बुलाई गई हो तो तुम्हें जरूर बच्चों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है इसके बारे में आइडिया होगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम इसके पहले कभी प्रेग्नेंट हुई थी या फिर तुम्हारी शादी हुई है या फिर तुम्हारा कोई बच्चा है। जैसे ही रुद्रांश ने ये कहा, अचानक से अंबिका के सामने उसका अतीत आ गया। उसकी आंखें बंद हो गई और आंखों में एक नमी आ गई। उसने मन में कहा, हाँ, मेरा एक बच्चा था जो पैदा होते ही मर गया और मेरी जिंदगी से चला गया। अब मेरा कोई भी नहीं है, अपने सिर्फ और सिर्फ एक अकेली लड़की हूँ जो दुनिया में पूरी तरह से अकेली है। ये सब सोचते हुए उसने आखिर में अपनी आंखें खोली और रुद्रांश की आंखों में देखकर बोली, एक्चुअली मैं सिंगल हूँ। ये सुनकर रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, तो तुम मेरे बेटे को कैसे संभालोगी। ऐसा तो नहीं कि तुमने ये जो डिग्रियां हासिल की है वो पैसे के दम पर हासिल की है, तुम्हारे अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई टैलेंट ना हो। रुद्रांश की बातें बहुत अकड़ बड़ी और घमंडी भरी थी, जिसे सुनकर अंबिका को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे याद आया साक्षी ने उसे बताया था कि उसके बॉस बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं और खड़ूस है, इसलिए वो उनसे बहुत ही रिलैक्स होकर डील करें। ये सब कुछ सोचकर उसने आखिर में मुस्कुराते हुए कहा, जरूरी नहीं कि मेरे बच्चे हो, तभी मुझे एक्सपीरियंस होकर बच्चों को कैसे संभाला जाता है। दुनिया में बहुत से ऐसे डॉक्टर होते हैं जो खुद तो बच्चा नहीं पैदा करते, लेकिन वो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं और बच्चे को कैसे पैदा किया जाता है उसमें उनकी हेल्प करवाते हैं। तो क्या अब आप उनसे भी यही सवाल पूछेंगे कि उन्हें बच्चे पैदा करने के एक्सपीरियंस है या नहीं। उसके सवाल को करते ही रुद्रांश के एक्सप्रेशन ठंडा हो गए। उसने दांत पीस कर कहा, काफी अच्छे जवाब देना जानती हो तुम। अंबिका अपनी नजरें रुद्रांश से फेरते हुए बोली, मैं यहाँ पर जवाब सवाल करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सिर्फ नौकरी की तलाश में आई हूँ। प्लीज आप जल्द से जल्द मेरा फैसला कीजिए। तभी रुद्रांश ने उस फाइल को टेबल पर पटक दिया। ये देखते ही अंबिका एक पल के लिए चौंक गई। रुद्रांश अब उसे ऊपर से नीचे तक घूरकर बोला, तुम्हें पता है मेरा बेटा किस तरह का है। अंबिका ने नासमझी में कहा, मुझे कैसे पता होगा इसके बारे में, मैं अभी उनसे मिली नहीं हूँ। अंबिका ने नासमझी में कहा, मुझे कैसे पता होगा इसके बारे में, मैं अभी उनसे मिली नहीं हूँ। रुद्रांश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है। डू यू नो अबाउट ऑटिस्टिक चाइल्ड। रुद्रांश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है। डू यू नो अबाउट ऑटिस्टिक चाइल्ड। ये सुनकर अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, क्या आपने मेरा रिज्यूम नहीं पढ़ा। उसमें साफ साफ मेंशन है कि मैं पहले भी ऐसे बच्चों को संभाल चुकी हूँ, तो फिर आप मुझे ये सवाल क्यों कर रहे हैं। अंबिका वाकई फर्स्ट स्टेट हो गई थी, क्योंकि रुद्रांश उसे ऐसे सवाल कर रहा था जो शायद उसे नहीं करने चाहिए थे। तभी रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, मेरा बेटा नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनते ही अब अंबिका हैरान थी। उसने धीरे से कहा, क्या मतलब है आपका। रुद्रांश ने सर्द आवाज में कहा, वो एक ऐसा बच्चा है जो अपनी जिद पूरी ना होने पर सामने वाले को खूनी कर सकता है। ये सुनकर अब अंबिका को कहीं ना कहीं डर लगने लगा। उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या इससे पहले उन्होंने किसी डॉक्टर के साथ ऐसा किया है। इसके जवाब में रुद्रांश उसे ध्यान से देखकर बोला, उसने अब तक 5 डॉक्टरों को घायल किया है, इसीलिए वो इस नौकरी को नहीं करते और कोई भी इस नौकरी को करने से डरता है। तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुम ये नौकरी कैसे करोगी। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। इन सब के सुनने के बावजूद अगर तुम इस नौकरी को छोड़कर जाना चाहती हूँ तो शौक से जा सकती हूँ, क्योंकि एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसके बाद तुम चाहकर भी ना तो इस नौकरी को छोड़ सकती हो और ना ही इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है। रुद्रांश ने इस तरह से धमकी दी जिसे सुनकर अंबिका को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहें। तभी उसने कुछ सोचते हुए कहा, क्या मैं कुछ वक्त के लिए आपके बेटे के साथ वक्त बिता सकती हूँ।
एक्चुअली अगर मैं उनके पास रहूंगी तो मैं उनके बारे में अच्छे से जान सकूंगी, और अगर मैं एक बार जान जाऊंगी तो फिर शायद मुझे कॉन्ट्रैक्ट करने में भी इजी रहेगा। लेकिन इसके जवाब में रुद्रांश ने सपाट तरीके से कहा, नहीं, मैं अपने बेटे को कभी किसी भी डॉक्टर से तब तक मिलने नहीं देता जब तक कि वो इस जॉब के लिए रेडी नहीं हो जाता, क्योंकि मेरा बेटा कोई मामूली लड़का नहीं है जिसे जो कोई भी आए मुंह उठाकर मिलकर चला जाए। वो रुद्रांश अग्निवंशी का खून है और उससे मिलना इतना भी आसान नहीं है। ये सुनकर अब अंबिका को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन उसने कुछ सेकंड बाद कहा, एक्चुअली आप उसके डैड है, कहीं ना कहीं आपको इतना भी अपने बेटे के बारे में नहीं पता होगा जितना एक माँ को पता होता है। तो क्या मैं आपकी वाइफ से बात कर सकती हूँ? मैं जब उनसे बात करूंगी और उनसे आपके बेटे की कंडीशन के बारे में अच्छे से पूछूंगी तो शायद मुझे थोड़ी हेल्प हो जाओ और मैं जल्दी फैसला कर सकूं। उसकी ये बात सुनते ही अब रुद्रांश के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। अंबिका को वहां का माहौल गर्म महसूस हुआ। उसे समझ नहीं आया कि पल भर में ऐसा क्या हो गया था जो उसे वहां ठंड लगने लगी थी। तभी रुद्रांश अपनी जगह से उठा। रुद्रांश को इस तरह उठते देख अंबिका ने ना समझी में कहा, मिस्टर रुद्रांश, व्हाट हैपन? क्या मैंने कुछ गलत कहा? लेकिन रुद्रांश उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन मैं बस तुम्हें ध्यान से देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत आया कैसे कि तुम मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करके ऐसे पर्सनल सवाल कर सकती हो। ये सुनकर अब अंबिका अपने कदम पीछे लेने लगी। रुद्रांश उसकी तरफ लगातार अपने कदम बढ़ने लगा। पीछे लेते लेते अब अंबिका दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसे रुद्रांश से बहुत डर लगने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, मिस्टर रुद्रांश, एक्चुअली आप गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं। लेकिन तभी रुद्रांश ने उसकी बात को बीच में काटते हुए ठंडी आवाज में बोला, तुम क्या जानना चाहती हो? अंबिका को अनकंफर्टेबल फील हुआ क्योंकि इस वक्त रुद्रांश उसके बेहद नजदीक खड़ा था। अंबिका ने हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे अभी सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि ये जॉब मुझे बहुत टफ लग रही है। आज से पहले मैंने जितने भी बच्चों को संभाला है उनमें से कभी किसी ने मुझ पर ऐसे हमले करने की कोशिश नहीं की, वो भी और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड थे, पर उन्हें मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती थी। पर जिस तरह आप अपने बेटे के बारे में बता रहे हैं, मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। ये कहकर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसी वक्त रुद्रांश ने उसके अपने दोनों हाथ को रख दिया। अब अंबिका रुद्रांश के बीच में फंस चुकी थी। वो अपना थूक गटकते हुए मन ही मन बोली, साक्षी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि उसके बॉस थोड़े सनकी भी है? ये कितना अजीब बिहेव कर रहे हैं, और मुझे इसे इतना डर क्यों लग रहा है? ओ गॉड, प्लीज मुझे बचा लो। तभी उसके कान में एक गहरी आवाज गई, मेरी कोई बीवी नहीं है। ये सुनकर कुछ सेकंड तक अंबिका कंफ्यूज रही और ना समझी में बोली, मतलब आपकी बीवी पर उद्धरण चिन्ह। तभी उसे असली बात समझ आई, जिसे समझते ही वो हैरान हो गई और तुरंत हैरानी से रुद्रांश को देखकर बोली, व्हाट, आपकी बीवी नहीं है तो फिर बच्चा कहाँ से आया? लेकिन वो फिर से चुप हो गई और अपने सिर पर हल्के से मारते हुए बोली, ही मैं क्या कह रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी बीवी डिलीवरी के वक्त ही मर गई हो और बेचारे अकेले सिंगल फादर हो, या फिर इनकी बीवी के साथ ही डिवोर्स हो गया हो और ये अकेले ही अपने बेटे को पाल रहे हो? वो अभज ये सारे सवाल खुद से कर रही थी कि तभी उसके कान में फिर से रुद्रांश की आवाज गई, ना तो मेरी कभी शादी हुई और ना ही कभी मेरी कोई बीवी बनी। क्या अब तुम्हें ये बात क्लियर हो गई? ये सुनकर एक बार फिर से अंबिका को झटका सा लगा और वो शॉक होकर बोली, इम्पॉसिबल, जब आपकी कभी कोई बीवी ही नहीं रही और आपके कभी शादी नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से आ गया? ये सुनकर रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, मैंने तुम्हें समझदार समझा था, लेकिन तुम तो निहायत ही बेवकूफ़ निकली। ये सुनते ही अचानक से अंबिका के भाव बदल गए। उसने फिर अपने सवालों को कंट्रोल करते हुए कहा, एम सॉरी, दुनिया इतनी मॉडर्न हो गई है कि बिना शादी के ही बच्चे आईवीएफ या सरोगेसी से कर लेती है। मैं भी बेवजह के सवाल कर रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा वक्त चाहती हूँ। मुझे कम से कम 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए। रुद्रांश उससे दूर हुआ और बिना किसी भाव के साथ बोला,
सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। इन 24 घंटे में जल्द से जल्द अपना फैसला बता दो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और मेरे बेटे का इलाज शुरू करो। 24 घंटे का नाम सुनकर अंबिका फिर से हैरान हो गई और हैरानी से बोली, व्हाट 24 घंटे? कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं दे दिया आपने मुझे? रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, क्या तुम्हें ये ज्यादा लग रहा है? ऑलराइट, अब तुम्हारे पास 12 घंटे हैं। अब 12 घंटे में तुम जल्द से जल्द अपना फैसला बताओ। ये सुनकर अब अंबिका को चक्कर आने लगे। वो तुरंत अपना सिर पकड़कर बोली, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे कम से कम 3 दिन का तो वक्त दे दीजिए। ये 24 घंटे 12 घंटे क्या लगा रखा है आपने? अभी कुछ देर पहले आप ही नहीं बताया कि आपका बेटा 5 डॉक्टरों को घायल कर चुका है और मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसे बच्चों को हैंडल करने जा रही हूँ, इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। रुद्रांश अपने कॉलर को ठीक करते हुए बोला, मेरे पास तुम जैसी डॉक्टर को देने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं 12 घंटे दे रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। 12 घंटे में अपना फैसला बताओ और कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, क्योंकि मैं अपने बेटे का इलाज जल्द से जल्द चाहता हूँ और उसके इलाज करने में तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 365 दिन है। 365 दिन का नाम सुनकर अब अंबिका और भी ज़्यादा शौक हो गई और वो ना समझी। मैं बोली, वो 365 दिन यानी कि सिर्फ 1 साल। 1 साल में इस तरह के बच्चे नहीं ठीक हो पाते। इससे पहले मैंने जितने बच्चों को ठीक किया कम से कम मुझे 1.5 से 2 साल लग गए और आप सिर्फ मुझे 365 दिन दे रहे हैं। आप तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादती कर रहे हैं। आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं डॉक्टर हूँ, कोई भगवान नहीं जो आपके बेटे को आसानी से तुरंत ठीक कर दूंगी। उसकी ये बात सुनकर रुद्रांश उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें पहले ही मेरी कंडीशंस पर लेनी चाहिए थी। अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम अभी मुझसे ऐसे सवाल ना करती। कंडीशंस का नाम सुनकर अब अंबिका को फिर से कंफ्यूजन हुआ। उसने कहा, व्हाट, कैसी कंडीशंस? और ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता चली कि आपकी कोई कंडीशंस भी होती है? अब रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, सी जिसने तुम्हें यहाँ पर हायर किया है, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि मैं किस तरह की कंडीशंस डॉक्टर के सामने रखता हूँ? अब अंबिका को मन ही मन खुशी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा, दांत पीसकर कहा, ये खुशी की बच्ची ने कहाँ फंसा दिया मुझे? मैंने तो कोई कंडीशन ही नहीं पढ़ी। अगर पढ़ा होता तो मैं यहाँ कभी इंटरव्यू के लिए नहीं आती। लेकिन तभी उसके कान में रुद्रांश की आवाज गई, कोई बात नहीं, अगर तुमने कंडीशन तब नहीं पढ़ी तो तुम अब पढ़ सकती हो। ये कहते हुए उसने टेबल से एक फाइल उठाया और उसे सीधे अंबिका की तरह बढ़ा दिया। अंबिका ने जैसे ही उस कंडीशंस की फाइल को पकड़ी, वो एक पल के लिए बस उसे देखते रह गई। चैप्टर 7, 365 दिन की कैद। अब आगे। अंबिका ने जैसे ही उस फाइल को पकड़ा और उसमें उसने कंडीशन को पढ़ा, वो हैरान हो गई। वो हैरानी के साथ बोली, लेकिन इस कंडीशंस के बारे में मुझे तो बताया ही नहीं गया था। ये सुनकर रुद्रांश ने बिना किसी भाव के साथ बोला, कोई बात नहीं, तुम अभी उसे पढ़ सकती हो, तुम्हारे पास पूरे 15 मिनट है। ये सुनकर गुस्से के साथ अंबिका ने कहा, सिर्फ 15 मिनट में इतनी सारी कंडीशंस कैसे पढ़ सकती हूँ? इसके जवाब में रुद्रांश ने कहा, तो फिर तुम 10 मिनट में इसे पढ़ लो। अंबिका को समझ ही नहीं आया कि वो आप क्या जवाब दे। उसने आखिर में तेरी सांस लेते हुए बिना कोई बहस किए अब चुपचाप उस कंडीशन को पढ़ने लगी। बस कंडीशंस को पढ़ते पढ़ते उसने आखिर में कहा, सॉरी पर अब मैं इस जॉब को नहीं कर सकती। ये सुनकर रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, तो फिर तुमने इसके लिए अप्लाई क्यों किया था? इसके जवाब में अंबिका ने कहा, क्योंकि पहले मैंने इस कंडीशंस को नहीं पढ़ा था, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन इसमें बताई गई है उस तरह से तो मैं कभी खुलकर जी नहीं पाऊंगी। ये सुनकर रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, क्यों, इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है? इसके जवाब में अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, ये पूरी कंडीशन ही गलत है। ये सुनकर रुद्रांश अपनी आंखें छोटी करके बोला, आई डोंट थिंक कि मैंने इसमें कुछ गलत कंडीशंस बनाई है। ये सुनकर अंबिका ने चिढ़कर कहा, ओ रियली, क्या आपको वाकई लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है? आपने इसमें पूरे 50 कंडीशंस रखी है और उसमें सबसे बड़ी कंडीशंस मुझे ये गलत लगी कि मुझे पूरे 365 दिन आपके साथ आपके घर में रहना होगा।
ये सुनकर रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, तो तुम क्या चाहती हो मैं हर रोज अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए तुम्हारे घर आऊं? यू नो वॉट, मेरा एक एक सेकंड कितना मायने रखता है। मेरे एक मिनट में करोड़ों की डिटेल्स होती है और मैंने अभी जितना फालतू वक्त तुमसे बात करने में गंवाया है, इस वक्त में मैं बहुत सारी डील कर सकता था। अंबिका ये सारी बात सुनकर गुस्से के साथ बोली, आप ऐसा क्यों जाता रहे हैं कि जैसे आप बहुत ग्रेट हो और मैं कोई मामूली। जितना आपके लिए टाइम जरूरी है उतना मेरे लिए भी जरूरी है, लेकिन आप ऐसा फील करवा रहे हैं जैसे आपकी नज़रों में मेरी टाइम की कोई कीमत ही नहीं है। उसकी बात सुनकर रुद्रांश बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, जब मैंने तुम्हें इसके लिए हायर किया था उस वक्त तुम इस जॉब के लिए कैपेबल हो चुकी थी, इसलिए अब तुम पीछे नहीं हट सकती। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करो और कल से काम शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे पास कल से सिर्फ 365 दिन होंगे और इतने दिन में तुमको मेरे बेटे को पूरी तरह से ठीक करना है और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रुद्रांश की बात सुनकर अंबिका को तो समझ ही नहीं आया कि वो अब क्या जवाब दे, क्योंकि रुद्रांश एक तरह से उसके ऊपर अपना हक जाता रहा था, जैसे कि उसने उसे खरीद लिया हो। अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, देखिए मिस्टर रुद्रांश, मुझे पता है कि आप अपने बेटे के इलाज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। आप चाहते हैं कि आपका बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन आपने जिस तरह की कंडीशंस रखी हैं मैं इसे फॉलो नहीं कर सकती। आप एक तरह से तो 1 साल तक मुझे अपनी बंदी बनाना चाहते हैं। इसमें ना तो मैं अपने मन से बाहर जा सकती हूँ और ना ही मैं अपने मन से किसी से मिल सकती हूँ और ना ही मैं अपने फैमिली के पास जा सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं अब पूरे 365 दिन तक आपके घर में ही कैद रहने वाली हूँ। मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आई एम सॉरी, मैं अब इस जॉब को नहीं कर सकती। आप किसी और डॉक्टर को ढूंढ लीजिए। वैसे भी दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर होंगे जो शायद आपके इस कैदी वाले जॉब को कर सके। ये कहकर वो वहाँ से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी रुद्रांश ने आगे बढ़कर उसके कलाई को पकड़ लिया और गुस्से के साथ बोला, तुम यहाँ आई अपनी मर्जी से आई हो, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से। ये सुनते ही अंबिका हैरान हो गई। उसने दूसरे पल गुस्से के साथ कहा, ये कैसी जबरदस्ती है? क्या आप यहाँ आने वाले एम्प्लॉयज के साथ इसी तरह बिहेव करते हैं? ये कहते हुए वो अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन रुद्रांश अपनी पकड़ उसकी कलाई पर कसते हुए बोला, तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो, मुझे तुम्हारे समझने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें ये जॉब करना ही होगा क्योंकि अब तुम्हारे अलावा कोई भी दूसरा इस काम को नहीं करेगा। ये सुनकर दांत पीसते हुए अंबिका ने कहा, लेकिन क्यों? इसके जवाब में रुद्रांश ने भी अब सख्त तरीके से कहा, क्योंकि तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने मुझे मना किया है, वरना अभी तक जितने भी डॉक्टर आए या आज तक जो भी मेरे सामने आया उसने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने मुझे मना करने की हिम्मत की है और इसके लिए 365 दिन की तुम्हें यही सज़ा मिलेगी। और उसे अब समझ आया कि इस वक्त रुद्रांश अग्निवंशी को उसने ठोकर मार दिया था और इसलिए रुद्रांश इस तरह से उसके साथ बिहेव कर रहा था। ये सब कुछ देखकर अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर रुद्रांश, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं आपकी सज़ा को मानने वाली हूँ? आखिर आप हैं कौन और आप मेरे कौन हैं जो मैं आपकी ये सारी बातें मानूं? ये सुनकर रुद्रांश उसे कुछ सेकंड तक गौर से देखता रहा और फिर तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं तुम्हारा कौन हूँ ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं दुनिया का कौन हूँ शायद ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम रुद्रांश अग्निवंशी है। आज तक मैंने जो कुछ भी चाहा है मुझे वो मिला है और अब तुम्हें ये काम करना होगा, वरना तुम्हारे साथ जो होगा उसकी तुमने इमेजिनेशन भी नहीं की होगी। ये सुनकर अंबिका अब हैरान थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप प्रोफेशनल काम को पर्सनल वे में हैंडल करने जा रहे हैं मिस्टर रुद्रांश? ये सुनकर रुद्रांश बिना किसी भाव के साथ बोला, इसे पर्सनल तुमने बनाया, अगर तुम इस काम के लिए राजी हो जाती तो मुझे इस तरह बिहेव ना करना पड़ता और अब मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर अगर तुमने अपना माइंड चेंज नहीं किया तो फिर उसके अगले मिनट में तुम्हारे जितने भी चाहने वाले हैं वो सब मेरे कैद में होंगे। मेरे पावर और रुपए के बारे में अभी तुम्हें ठीक से नहीं पता होगा, लेकिन तुम गूगल कर लो, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा।
ये कहते हुए रुद्रांश जाकर चेयर पर लीन होकर बैठ गया। तो वही अंबिका ने जब ये सब कुछ सुना तो वो बिल्कुल शॉक थी और उसने कहा, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप मुझे इस तरह से धमकी देंगे? ये सुनकर रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, तुम इसे धमकी समझ सकती हो? ये क्या कर रहे हो? वो अपना फोन निकाला और उसे चलाने लगा। वही अंबिका ने तो अपने सिर पर हाथ रख लिया और उसने घबराते हुए कहा, आखिर अब मैं क्या करूं? ये इंसान तो पूरा पागल है, मुझे डर लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? ये कहते हुए वो अब वापस से हिचकिचाते हुए बोली, मिस्टर रुद्रांश, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? क्या आप जबरदस्ती मुझे इस काम के लिए रखना चाहते हैं? इसके जवाब में रुद्रांश ने सपाट तरीके से कहा, हाँ बिल्कुल, मेरा यही आखिरी फैसला है। मैं अपने बेटे को जल्द से जल्द ठीक देखना चाहता हूँ और तुम आज से काम शुरू करो। नौकर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाएंगे और तुम्हारा जितना लगेज होगा वो सब मेरे घर में लेकर आएंगे। कल से ही तुम मेरे घर में शिफ्ट हो रही हो। एम आई क्लियर? अंबिका उसको देखते रह गई। उसने पहली बार किसी इंसान को इस तरह जबरदस्ती करते देखा था। रुद्रांश उसकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक घमंडी और जिद्दी इंसान था जो अपने जिद के आगे कुछ भी कर सकता था। अंबिका ने मन ही मन कहा, मुझे क्या करना चाहिए? ये इंसान तो कुछ सुनने या समझने को तैयार ही नहीं है। ये जिस तरह से अपने बेटे के लिए इतना डेस्परेट है और मुझे उसका डॉक्टर बनाना चाहता है, कहीं ना कहीं मुझे इस पर तरस भी आ रहा है, क्योंकि एक बेटे के खोने का दर्द क्या होता है ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता और मैं इस चीज़ के लिए तैयार भी हूँ। लेकिन 365 दिन तक मैं इसके घर में रहूँगी, वो भी बिना किसी से मिले, ये नहीं हो पाएगा। इस तरह की कंडीशंस इन्हें नहीं रखनी चाहिए थी। ये कहते हुए वो अब कुछ देर तक चुप रही और रुद्रांश को खामोशी से देखती रही, लेकिन फिर से उसके दिमाग में कुछ बातें चलने लगी। उसने फिर से कहा, लेकिन अगर माँ ने इसके बच्चे का इलाज नहीं किया तो ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, और मेरे पास इकलौती मेरी मासी है जिसे मैं मिलने जाने वाली थी। अगर इसने मेरी मासी को नुकसान पहुंचा दिया तो, क्योंकि खुशी ने मुझे पहले ही बताया था कि वो एक बिजनेस टाइकून कम बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन ज़्यादा है, वो किसी का सगा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इस चीज़ के लिए तैयार हो जाना चाहिए? शायद मुझे एक बार कोशिश करना चाहिए, क्या पता मैं इसके बच्चे को जल्दी से ठीक कर पाऊँ और फिर मैं इस 365 दिन के कैद से आज़ाद हो पाऊँ। हाँ, शायद मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ, मुझे ऐसे ही करना चाहिए। ये कहते हुए वो अब आखिर में रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, मिस्टर रुद्रांश, मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। उसकी ये बात सुनते ही रुद्रांश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने कहा, गुड, तुमने बहुत जल्दी अपना फैसला ले लिया, आई लाइक इट। ये सुनकर अंबिका ने किसी के साथ अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए कहा, लेकिन मैं इसमें एक अपनी कंडीशन ऐड करना चाहती हूँ, इसके लिए आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपकी 50 कंडीशंस मानी हैं। मैं इस बात के लिए भी रेडी हो गई हूँ कि मैं 365 दिन आपके साथ आपके घर में एक ही छत के नीचे रहूँगी, लेकिन अब आपको भी मेरी एक कंडीशन माननी पड़ेगी। ये सुनकर रुद्रांश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, तुम्हारी जो कंडीशन होगी वो मानी जाएगी। ये सुनकर दूसरी पल अंबिका ने कहा, मुझे हफ्ते में एक दिन छुट्टी चाहिए। मैं हफ्ते के 7 दिन काम नहीं कर सकती और उस एक दिन की छुट्टी में मेरी जहां मर्जी आएगी मैं वहां जाऊंगी, जिससे मेरा मन करेगा मैं उससे मिलेगी और आप इसके लिए मुझे नहीं रोक सकते। अंडरस्को। उसकी ये बात सुनते ही रुद्रांश ने सर्द लहजे के साथ कहा, क्या तुमने कंडीशन ठीक से नहीं पढ़ी? उसमें 365 दिन लगातार तुम्हें काम करने होंगे। ये सुनते ही अंबिका ने गहरी सांस लेकर कहा, देखिए, मैंने आपकी सारी बातें मानी है, लेकिन आपको मेरी बात जरूर माननी होगी। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं यही समझूंगी कि दुनिया का इतना बड़ा इंसान एक बात नहीं मान सकता। उसकी ये बात सुनकर आखिर में रुद्रांश अपनी जगह से उठकर बोला, ऑलराइट, मैं तुम्हारी इस कंडीशन को मानने के लिए तैयार हूँ और अब तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दो, क्योंकि मेरा नौकर कल तुम्हें मेरे पैलेस लेकर आएगा। ये कहते हुए वो वहां से सीधे बाहर निकल गया और इधर अंबिका उसकी सारी बातें बस सुनते रह गई। अब क्या होगा 365 दिन में? क्या ठीक कर पाएगी अंबिका रुद्रांश के बेटे को? चैप्टर 8, रुद्रांश की जबरदस्ती।
अब आगे। रुद्रांश वहां से जा चुका था और इधर अंबिका अभी भी उसी तरह खड़ी थी। तभी उसने खुद से कहा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। ये सोचकर उसने गहरी सांस ली और बोली, नहीं, अब मैंने इस चीज के लिए हाँ बोल दिया है और अगर मैं पीछे हटूंगी तो कि मेरे उसूल के खिलाफ होगा। मिस्टर रुद्रांश को लगेगा कि शायद मेरी बातों का कोई मतलब नहीं होता। मैंने अब तक कई सारे बच्चों को ठीक किया है, मुझे यकीन है कि मैं उनके बेटे को भी ठीक कर दूंगी। ये कहकर वो भी वहां से चली गई। कुछ ही देर में वो अपार्टमेंट पहुंची। अपार्टमेंट में पहुंचते ही साक्षी ने उसे देखकर कहा, कैसा गया तुम्हारा जॉब इंटरव्यू? एवरीथिंग इज ओके ना? ये सुनते ही अंबिका ने मुंह बनाकर कहा, मुझे सबसे पहले खुशी से बात करनी होगी, उसने मुझसे बातें छुपाई है। ये सुनकर साक्षी अपने नजरें चुराते हुए बोली, ये तुम क्या कर रही हो? उसने ऐसा क्या छुपा दिया तुमसे? तभी अंबिका उस तीन ध्यान से देखकर बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी वो सब कुछ पता था और तुमने भी ये सब कुछ जानबूझकर किया? ये सुनकर अब साक्षी ने कहा, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं और खुशी तुमसे ये सारी बातें छुपाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया था तब मुझे इसके बारे में पता चला था और उस वक्त तुम भी इस काम के लिए तैयार हो गई थी। फिर मैं और खुशी ने मिलकर प्लान किया कि एक बार तुम्हें यहाँ भेजना चाहिए और इंटरव्यू के लिए तुम्हें ज़रूर आना चाहिए। जब तुम सामने से ये सब कुछ हैंडल करोगी तो शायद तुम खुद इस चीज़ के लिए मना कर दो, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम इस तरह नाराज हो जाओगी। देखो, आई एम सो सॉरी, तुम्हें अगर ये काम नहीं करना तो तुम मना कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली अभी तक जितने भी डॉक्टर बॉस के बेटे के इलाज के लिए आए थे, बॉस के बेटे ने उन सबको खुद से दूर कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डॉक्टर को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, इसलिए वो डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 दिन ही रुक पाते हैं और फिर उसके बाद वो इस जॉब को छोड़कर चले जाते हैं। मुझे काम बहुत पहले दिया गया था, लेकिन मैं चाहकर भी वैसा डॉक्टर नहीं ढूंढ पा रही थी जो उनके बेटे का अच्छा खासा इलाज कर पाए। और फिर इस बीच मेरी खुशी से बात हुई। खुशी से पता चला कि तुम बच्चों को बहुत ही प्यार से और अच्छे से हैंडल करके उनका इलाज करती हो। ये सब कुछ सोचकर मैं जल्दी से तुम्हारा नाम सजेस्ट कर दिया और तुम्हारा एक्सपीरियंस और रिज्यूम देखकर तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया। उसी वक्त मुझे खुशी ने कहा था कि मैं तुमसे कंडीशन के बारे में बता दूं, पर मुझे डर था कि अगर तुम कंडीशंस पढ़ोगी तो तुम पहले ही मना कर दोगी, इसलिए मैंने तुमसे तब नहीं बताया। बट मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे तुम्हें इतना नहीं फंसाना चाहिए था, पर तुम मना कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी। हालांकि इतनी बड़ी कंपनी से निकल जाने के बाद मुझे जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी अंबिका ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं ये जॉब नहीं कर रही हूँ? ये सुनकर साक्षी के चलते कदम रुक गए। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो ना समझी में मोदी और बोली, व्हाट यू मीन? इसके जवाब में अंबिका ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो, मैं ये तो नहीं कहती कि तुमने मेरे साथ गलत नहीं किया, पर मैंने इस जॉब के लिए हाँ कह दिया है और मैं कल से इस काम को भी करने जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें अपने नौकरी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते वो एक्साइटमेंट के साथ बोली, व्हाट आर यू सीरियस? आई कांट बिलीव इट, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुमने फाइनली फैसला ले लिया, लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुमने कंडीशंस नहीं पढ़ी? वो कंडीशंस तो बहुत हार्ड है और कोई भी उन कंडीशंस को पढ़कर ये काम नहीं करेगा, तो फिर तुम कैसे इस चीज़ के लिए राजी हो गई? ये सुनते ही अब अंबिका के दिमाग में रुद्रांश की ज़बरदस्ती आने लगी। रुद्रांश के ईगो को उसने हट कर दिया था और जिस तरह रुद्रांश ने उसे ब्लैकमेल किया था और जिस तरह से उसने ज़बरदस्ती नौकरी के लिए उसे राज़ी किया था, वो सिर्फ वही जान सकती थी। उसने आखिर में गहरी सांस लेकर कहा, तुम बस इतना समझ लो कि मैं इस काम के लिए रेडी हो गई, ये मत पूछो कि कैसे और क्यों। अब मुझे अपनी पैकिंग करनी है क्योंकि कल सुबह मिस्टर रुद्रांश के नौकर यहाँ आएंगे और मुझे अपने साथ उनके साथ लेकर जाएंगे। जैसा कि कंडीशंस में लिखा है, मुझे 365 दिन उनके घर में रहकर उनकी बेटे का इलाज करना है, तो इसलिए अब मैं पैकिंग करने जा रही हूँ।
ये सुनकर साक्षी ने फिर अपना सर हिला दिया, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी नौकरी बचा दी, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच, इस वीकेंड में तुम्हें ज़रूर ट्रीट दूंगी। ये सुनकर अंबिका ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस वीकेंड मुझे छुट्टी मिलने वाली है, क्योंकि अभी के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके बेटे के साथ बिताना चाहती हूँ, जिससे कि मैं उसके कंडीशन को जान पाऊँ और समझ पाऊँ आखिर उसे ऐसी कौन सी बीमारी है जो वो इस तरह से एग्रेसिव और वाइल्ड बिहेव करता है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीकेंड की फ्री हो पाऊंगी। ये कहकर वो कमरे में चली गई तो वही साक्षी ने स्माइल के साथ अपना सर हिला दिया। अंबिका अपना लगेज पैक करने लगी और पैक करने के बाद उसने खुद से कहा, फाइनली अब मैं अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। वो शुरुआत जो मैंने बहुत पहले सोच रखी थी, पर अपनी उस ज़िंदगी की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी, लेकिन अब मैं यहाँ रहकर सब कुछ करूँगी और सबसे पहले मैं अपने उसे पति को ढूंढूंगी जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, और फिर उस इंसान का पता लगाऊंगी जो इन सब साजिशों के पीछे था। ये सब कहते हुए वो अब बेड पर लेट गई। कुछ देर में उसे नींद आ गई। इधर दूसरी तरफ अग्निवंशी आलीशान पैलेस के अंदर इस वक्त सबसे टॉप फ्लोर के कमरे में तोड़फोड़ की आवाज आ रही थी। तभी एक नौकरानी जल्दबाजी के साथ उस कमरे से बाहर निकली और लगभग दौड़ते हुए नीचे की तरफ आई। तभी दूसरी नौकरानी ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? क्या फिर से छोटे बॉस ने? लेकिन इसके आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले वो नौकरानी रोने लगी और बोली, मैं कल से उन्हें खाना देने नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है, वो तो मेरी जान ही ले लेंगे, प्लीज़ कल से तुम जाना उन्हें खाना देने, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये सुनकर वो दूसरी नौकरानी भी डरते हुए बोली, नहीं नहीं, क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? जैसे तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है वैसे मुझे भी मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है, मैं नहीं जाने वाली, तुम रमा को भेज दो। रमा तो थोड़ा बहुत उन्हें संभाल लेती है, हम सबको तो वो कच्चा खाने के लिए दौड़ते हैं। तभी पीछे से रमा की आवाज आई, क्या हुआ, तुम दोनों मेरे बारे में क्या बात कर रही हो? ये सुनकर पहले नौकरानी ने कहा, छोटे साहब फिर से पागल हो गए हैं, उन्हें फिर से दौरा पड़ा है, हमें बहुत डर लग रहा है, हम उनके पास नहीं जाएंगे, आप ही जाकर उन्हें खाना दे लिए, क्योंकि बॉस के आने का भी वक्त हो गया होगा, अगर उन्हें पता चलेगा कि छोटे बॉस ने अभी तक खाना नहीं खाया तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर रमा ने कहा, तुम सब ने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी जा रही हूँ। ये कहकर वो जाने लगी। तभी वो नौकरानी फिर से बोली, मुझे तो समझ नहीं आता आखिर बॉस कब तक ऐसे पागल बने रहेंगे, आखिर वो कब तक ठीक होने वाले हैं? इसके जवाब में दूसरी ने कहा, इतने सारे डॉक्टर आए तो थे उन्हें ठीक करने, लेकिन सबको वो कच्चा खाने के लिए दौड़ते हैं, इसलिए सब के सब यहाँ से चले गए, अब तुम ही बताओ कि वो कैसे ठीक हो सकते हैं? ये सुनकर दूसरी नौकरानी ने अपना सर हिलाकर कहा, सच कहूँ तो बिना माँ का बच्चा ऐसा ही होता है। बड़े बॉस तो सारा दिन अपने ऑफिस में ही बिजी रहते हैं, वो तो उसे ज़्यादा वक्त ही नहीं देते, और जब वो रात को वापस आते हैं तब तक छोटे बॉस सो जाते हैं, इस तरह से तो ना उनको एक बाप का प्यार मिल पा रहा है और माँ तो है ही नहीं। तभी उस नौकरानी ने आसपास देखकर धीरे से कहा, वैसे क्या तुम्हें पता है कि उसकी माँ आखिर है कौन? ये सुनकर उस नौकरानी ने भी धीरे से कहा, मुझे इसके बारे में नहीं पता, अफवाहें तो ऐसी है कि बॉस की कोई पहली बीवी थी जो उन्हें छोड़कर चली गई और पागल बच्चा उन्हें दे गई, और बॉस अपनी बीवी की याद में अपने बच्चों को पाल रहे हैं। ये सुनकर दूसरी नौकरानी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि अगर उनकी शादी हुई होती और उनकी पहले कोई बीवी रहती तो मुझे पता होता, क्योंकि मैंने अफवाह सुना है कि उनकी आज तक शादी नहीं हुई। ये सुनकर उसने कहा, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया? इसके जवाब में दूसरे ने कहा, मैंने तो सुना है कि ये बच्चा उनकी कोई गर्लफ्रेंड का था जो वो इन्हें देखकर किसी और के साथ भाग गई। इसके जवाब में दूसरी नौकरानी कुछ कहती उससे पहले पीछे से आवाज आई, जितने मुंह उतनी बातें, और तुम सबको शर्म नहीं आती इस तरह से अपने बॉस की पीठ पीछे बुराई करते हुए? ये सुनते ही अचानक से वो दोनों नौकरानी घबरा गई और जल्दी जल्दी अपने अपने काम में लग गई। इधर रमा जिसके हाथ में खाने की प्लेट थी वो ये सब कुछ कहकर सीधे टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ गई।
वो जब फ्लोर पर मौजूद अकेले कमरे के बाहर पहुंची तो उन्होंने खुद से कहा, भगवान जी अपने बच्चों के लिए तो कभी कुछ भी नहीं मानती, क्योंकि मेरे बच्चों ने तो मुझे एक तरह से अकेला छोड़ दिया, लेकिन दुनिया का सिर्फ यही मासूम सा बच्चा है जिसके लिए मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ। इस बच्चे को दुनिया की सारी खुशी दे और इसे एक नॉर्मल बच्चों की तरह बना दे। ये कहते हुए उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया और वो उस कमरे के अंदर पहुंची। कमरे की लाइट्स ऑफ थी, चारों तरफ अंधेरा था, जिसे देखकर रमा ने बहुत ही प्यार से और धीमी आवाज में कहा, अनी बेटा क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ये कहते कहते रमा ने धीरे से अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए, लेकिन किसी की कोई आवाज नहीं आई, जिसे देखकर फिर से रमा ने प्यार से कहा, बेटा आपको पता है आज मैं आपके लिए आपकी फेवरेट वेजिटेबल सूप बनाई है जो आपको बहुत पसंद है, आप मुझे जवाब दो आप कहाँ हो इस वक्त? ये कहते कहते वो धीरे धीरे बेड के तरफ जाने लगे और वो फिर से बोली, बेटा देखो अगर आप जल्दी से अच्छे से खाओगे पियोगे नहीं तो आप कैसे ठीक होंगे? देखो मेरी बात सुनो, अच्छे से खाने पीने की कोशिश करो, मैं वादा करती हूँ आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और बाकी बच्चों जैसे हो जाओगे, जैसे बाकी बच्चे बाहर खेलते हैं और दोस्त बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपके डैडी भी आपको बाहर जाने देंगे और आपको बाहरी दुनिया देखने देंगे, लेकिन जब तक आप अपना ख्याल अच्छे से नहीं रखोगे तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरी बात मानो और जल्दी से ये डिनर कर लो। ये कहते हुए वो बेड की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अभी वो बेड के करीब पहुंच पाती उससे पहले ही एक जोरदार आवाज उसके कान में गई। रमा एक पल के लिए चौंक गई और वो तुरंत वहां की लाइट्स ऑन की, पर लाइट्स ऑन करते ही उसने सामने का जो नजारा देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। आखिर ऐसा क्या देखा रमा ने? क्यों ऐसी हालत है रुद्रांश के बेटे की? चैप्टर 9 एग्रेसिवनेस। अब आगे। रमा ने जैसे अंदर का नजारा देखा वो एक पल के लिए शॉक हो गई। एक तरफ एक जंजीर बंधी हुई थी और उस जंजीरों में एक लगभग 5 साल के बच्चे के दोनों पैरों को बांधा गया था और इस वक्त वो बच्चा अपने घुटनों को हक किया अपना सिर नीचे दबाए चुपचाप बैठा हुआ था। चारों तरफ खाना बिखरा हुआ था और कुछ खून के भी धब्बे थे। ये सब कुछ देखकर रमा अपना थूक गटकते हुए बोली, अनी बेटा क्या हुआ है आपको? क्या आप मुझसे बात करोगे? देखो मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। ये कहकर वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगी, लेकिन अभी तक उस बच्चे ने कुछ भी जवाब नहीं दिया था। रमा फिर से उसके करीब गई और अब वो उसके पास धीरे से बैठ गई। उसके पास बैठते हुए उसने उसे डिनर प्लेट को वहीं रख दिया और उस खून के धब्बे को हल्के से छूने लगी। वो खून ताज़ा था, जिसे देखते ही रमा ने डरते हुए कहा, क्या आपने फिर से अपने आप को चोट पहुंचाई है? दिखाई कहाँ लगी है आपको चोट? ये कहते हुए बहुत धीरे से उसके सर पर हाथ रखी, लेकिन सर पर हाथ रखते ही अचानक से वो बच्चा एकदम से अपना सिर उठाया और दूसरे ही पल रमा को खुद से दूर जोर से धक्का दे दिया। रमा दूर जा गिरी और वो डरते हुए बोली, बेटा ये क्या हो गया तुम्हें? कहते हुए उसके हाथों को देखने लगी। उसके हाथों पर कत्था और उसके छोटे से हाथ से खून बह रहा था, लेकिन इस वक्त उस लड़के का चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी छोटी छोटी आंखों में भी इस वक्त जैसे गुस्से के साथ खून भरा हो और वो जोर से चिल्लाते हुए अपना हाथ पैर पटकते हुए बोला, आनी को किसी से बात नहीं करनी, उसे अकेला रहना है। ये सुनकर घबराते हुए रमा ने कहा, नहीं बेटा आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली है, मैं हूँ और आपके डैडी है, आपको अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही वो बच्चा गुस्से से अपने पैरों में बांधे हुए जंजीरों को जोर जोर से छुड़ाने की कोशिश करने लगा और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, आई हेट यू, आई हेट योर डैडी, डैडी आई हेट यू। मुझे अकेला रहना है, अकेला रहना है मुझे, चले जाओ सब के सब चले जाओ, मैं सबको मार डालूंगा, कोई मेरे पास मत आना, मैं अकेले रहूंगा, मैं अकेले रहूंगा। ये कहते हुए वो अपने हाथों से अपने बालों को लगातार खींचने लगा और वो वहीं जमीन पर इधर से उधर कसमसाने लगा। उसकी ये हालत देखकर रमा बहुत ज्यादा डर गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और लगभग कमरे से बाहर भागते हुए बोली, छोटे साहब की हालत बहुत बिगड़ गई है, मुझे अब बड़े साहब को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि एक वही है जो उन्हें संभाल सकते हैं, क्योंकि हमसे तो नहीं संभालने वाले।
ये कहते हुए वो भी लगभग दौड़ते हुए वहां से बाहर निकल गई और इधर वो बच्चा अभी भी जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। उसके पैरों में जो जंजीर बंधी हुई थी वो उसे लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। ये कहते हुए वो भी लगभग दौड़ते हुए वहां से बाहर निकल गई और इधर वो बच्चा अभी भी जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। उसके पैरों में जो जंजीर बंधी हुई थी वो उसे लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वो अपने आसपास की सारी चीज इधर से उधर गिराने लगा। वहां का नाइट लैंप भी टूटकर नीचे गिर गया। चारों तरफ तबाही मच चुकी थी। इधर रमा जल्दबाजी के साथ भागते हुए नीचे आई। उसने तुरंत कॉल डायल किया। कुछ ही पल में वहां पर कॉल पिक हुआ और भारी आवाज आई। What happened? कुछ ही पल में वहां पर कॉल पिक हुआ और भारी आवाज आई। What happened? रमा ने डरते हुए कहा, बॉस एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। प्लीज आप जल्द से जल्द चले आइए, उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और वो लगातार अपनी जंजीरों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप परमिशन दें तो क्या हम कुछ वक्त के लिए उनकी जंजीरें खोल दें? ये सुनते ही उधर से एक सर्द आवाज आई, बिल्कुल भी नहीं। गलती से भी उसकी जंजीर नहीं खुलनी चाहिए जब तक कि मैं वहां नहीं आ जाता। दरवाजे को लॉक कर दो, देखना कि वो कहीं बाहर ना निकलने पाए। इसी के साथ कॉल कट हो गया। उधर रमा ने जब ये सब कुछ सुना तो उन्होंने परेशान होकर कहा, पता नहीं बॉस कब उन्हें जंजीरों से आज़ाद करेंगे। आधी से ज़्यादा बीमारी तो उन जंजीरों में कैद रहने से ही हो रही है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें जंजीरों से आज़ाद कर देना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि अगर एक बार उन जंजीरों से वो आज़ाद हुए तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे और सबको खतरे में डाल देंगे, लेकिन अभी भी तो वो वही कर रहे हैं। वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और अभी तक उनकी बीमारी का कोई हल भी नहीं मिल पाया है। मुझे तो उनके फ्यूचर की टेंशन होती है। पता नहीं फ्यूचर में वो किस तरह के इंसान बनने वाले हैं। जब वो अभी इतने एडजेक्टिव है तो आगे चलकर वो पता नहीं क्या करेंगे। ये कहते हुए वो फिर से उस रूम की तरफ देखने लगी जहां से अभी भी उस बच्चे के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बाकी सारे नौकर भी अभी तक ये सब कुछ सुनकर डरे हुए थे। तभी वो सब आपस में कुछ बातें करने लगे और बोले, अब तो यहाँ पर काम करने में भी डर लगता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और तो और अब रमा आंटी भी छोटे बॉस के पास जाने से डरने लगी है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन तभी एक औरत ने कहा, पर मैंने सुना है कि छोटे साहब के लिए डॉक्टर मिल गई है। ये सुनते ही सभी नौकर उस औरत को देखने लगे। उस औरत ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ तुमसे, मुझे ऐसे मत देखो। मैंने सुना है कि वो कोई विदेशी डॉक्टरइन है जो छोटे साहब का इलाज करने आ रही है, और तो और वो कल से यहीं पर रहेगी। इसका मतलब अब हमारे सर का सारा टेंशन खत्म। उसकी ये बात सुनते ही रमा ने हैरानी के साथ कहा, ये बात तुम्हें कहाँ से पता चली? इसके जवाब में उस औरत ने कहा, रवि सर फोन पर सुबह बात कर रहे थे, उनसे हमें पता चला, लेकिन अभी तक बॉस ने ऐसा कुछ बताया नहीं है। लेकिन रवि सर उनके असिस्टेंट हैं, उन्हें तो बॉस के बारे में सब कुछ पता होता है, इसलिए हमें यकीन है कि कल से हमारी मुसीबत का हल आ रहा है। उसकी ये बात सुनते ही रमा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर यहाँ एक हफ्ते से ज़्यादा टिक पाएगा। ये सुनकर उसे औरत ने मुंह बनाकर कहा, मुझे तो लगता है कि आप चाहती नहीं कि छोटे बॉस का इलाज हो। ये सुनते ही रमा ने गुस्से के साथ कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? उस औरत ने कहा, आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं सच कह रही हूँ, जब भी कोई यहाँ आने वाला होता है पहले ही आप अपनी काली जुबान से कह देती है कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, और यही सच भी होता है। वो सिर्फ 1-2 दिन ही टिक पाता है, उसके बाद यहाँ से भाग जाता है। और इस बार भी आप यही कह रही है, लेकिन क्या पता इस बार कोई ऐसा आए जो बॉस का अच्छी तरीके से इलाज कर दे और इस तरह से हमारी भी जिंदगी से ये सारे बुरे दिन खत्म हो जाए। ये सुनकर रमा ने गुस्से के साथ उस औरत को देखकर कहा, तुम सबको शर्म नहीं आती ना? उस छोटे से बच्चे को लेकर कैसी कैसी बातें सोचती हो? तुम सब ने कभी सोचा है कि वो छोटा सा बच्चा कैसे ये सब सहन करता होगा? अपनी बीमारी के चलते ना तो वो कभी बाहर जाता है और ना ही वो ढंग से किसी से बात कर पाता है। क्या तुम सबको पता है कि उसके दिल में क्या चलता है?
तुम सब उसके पास नहीं जाते, लेकिन मैं जब उसके पास जाती हूँ और जब मैं उसकी आंखों में वो तकलीफ और आंसू देखती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम सबको ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि तुम सब तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें तकलीफ देने के बारे में ही सोचते हो। ये कहकर वो वहां से चली गई। वही औरत और बाकी नौकर ये सब कुछ सुनकर चुप हो गए। तभी उस औरत ने चिढ़कर कहा, आंटी खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझती है। बॉस ने उन्हें छोटे बॉस की जिम्मेदारी दी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हम सबको कुछ भी कहेंगी। तभी दूसरी ने कहा, वैसे वो बात तो सही कह रही है, हम हमेशा छोटे बॉस को कुछ न कुछ कहते रहते हैं। बेचारे वो कितना कुछ झेलते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में वो जंजीर में बंद कर रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, जबकि बाकी बच्चे उनकी उम्र के कितने अच्छे से बाहर खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। एक उनकी किस्मत है। तभी वो औरत वहां से जाते हुए मुंह बनाकर बोली, बिना माँ के बिना बच्चे ऐसे ही होते हैं। अगर बॉस ने पहले ही शादी कर लिया होता और छोटे बॉस के पास एक माँ आ जाती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, लेकिन बॉस ने शादी नहीं की और आज उनकी वजह से उनके बेटे की ऐसी हालत है। ये कहकर वो वहां से चली गई और बाकी सब ने भी अपना अपना सर हिला दिया। अनिरुद्ध और भी ज्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसका छोटा सा गोरा सा चेहरा बेहद लाल था, दिखने में काफी हैंडसम था, लेकिन इस वक्त उसके बाल उसके पूरे माथे पर बिखरे हुए थे जो उसके लुक को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, कोई भी मेरे पास मत आना, मैं अकेले रहूंगा, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मैं अकेले रहूंगा। और भी ज्यादा चीखने लगा। तभी वो अपनी जंजीरों को पकड़कर खींचने लगा। वो जंजीर बैग के सिरहाने से बंधी हुई थी। वो इतना ताकत लगा रहा था कि एक पल के लिए वो बैग भी हिल गया। लेकिन तभी वहां पर एक गुस्से भरी आवाज आई, अनिरुद्ध स्टॉप इट। उसे एक आवाज को सुनते ही अनिरुद्ध एकदम से रुक गया और वो लंबी लंबी सांस लेते हुए अपनी नजरें गेट की तरफ मारा। इस वक्त रुद्रांश खड़ा था और रुद्रांश के पीछे रवि खड़ा ये सब कुछ पर चुपचाप देख रहा था। रुद्रांश गुस्से के साथ अंदर बढ़ने लगा। तभी रवि ने कहा, बॉस शांति से काम लीजिएगा, इस वक्त छोटे बॉस काफी ज्यादा एग्रेसिव है। लेकिन रुद्रांश ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो सीधे गुस्से के साथ अनिरुद्ध के करीब बढ़ा। अनिरुद्ध के पास जाते ही उसने अनिरुद्ध के हाथों को गुस्से से पकड़ लिया और उसके हाथों से बह रहे खून को देखकर बोला, क्या हालत कर लिया तुमने अपनी। मैंने तुमसे कहा था ना कि जंजीरों को खोलने की बेवजह कोशिश मत करना। अनिरुद्ध अभी भी बस लंबी लंबी सांस लेते हुए रुद्रांश को देख रहा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। वो बिल्कुल चुप था और वो बस अपने लाल बालों से ढके आंखों से रुद्रांश को देख ही जा रहा था। तभी रुद्रांश ने गुस्से के साथ रवि से कहा, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। ये सुनकर रवि ने तुरंत अपना सर हिला दिया। रवि दूसरे ही पल फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। रुद्रांश गुस्से से अनिरुद्ध के मुट्ठियों को खोलने लगा, लेकिन अनिरुद्ध ने अपनी छोटी सी मुट्ठियों को काफी कसकर बंद कर रखा था। रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, अनिरुद्ध क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? अभी के अभी अपने हाथों को खोलो। लेकिन अनिरुद्ध ने अभी भी कुछ जवाब नहीं दिया। तभी रुद्रांश ने गुस्से के साथ उसकी मुट्ठियों को खोल दिया और उसी वक्त अनिरुद्ध गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, लीव मी डैड। ये कहते हुए उसने रुद्रांश को जोर से धक्का दे दिया और तुरंत जंजीर सहित दौड़ते हुए बैग के नीचे घुस गया। ये देखते ही रुद्रांश अपने हाथों की मुट्ठियां बना लिया और वही रवि चौंक गया। क्यों है ऐसी हालत अनिरुद्ध की? आखिर क्या हुआ है उसे? चैप्टर 10, मेरा बेटा मॉन्स्टर है। अब आगे। अनिरुद्ध बैग के अंदर जा चुका था तो वहीं रुद्रांश अभी भी गुस्से से उसकी हरकत को देख रहा था। आखिर में उसने गहरी सांस लिया और अपना हाथ बैग के नीचे डालते हुए बोला, बाहर आओ। लेकिन अंदर से कोई भी हरकत नहीं हुई, जिसे देखकर रुद्रांश ने फिर से कहा, मैंने कहा अभी के अभी बाहर आओ। लेकिन फिर से कोई हरकत नहीं हुई। आखिर में रुद्रांश अब गुस्से से खुद अपना हाथ अंदर बढ़ाया और उसकी जंजीर को पकड़ लिया। जंजीर के पकड़ते ही अनिरुद्ध जोर से चिल्लाया, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन रुद्रांश गुस्से से उसकी जंजीर को पकड़कर खींचते हुए बोला, लगता है तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती।
अभी के अभी बाहर आओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए वो उसकी जंजीर को लगातार खींच रहा था, लेकिन अनिरुद्ध अभी भी जोर जोर से चिल्लाते हुए स्ट्रगल कर रहा था। वो अभी भी बैग के नीचे से नहीं निकला और तभी रुद्रांश ने दांत पीसकर कहा, शायद तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे तुम्हें अपने तरीके से हैंडल करना होगा। ये कहते हुए वो उस बैग को अभी उठा था। उससे पहले ही असिस्टेंट रवि हड़बड़ी के साथ आया और घबरा कर बोला, बॉस रुक जाए, क्या कर रहे हैं आप? वो छोटा बच्चा है। रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, अगर वो छोटा बच्चा है तो उसे बच्चों जैसे बिहेव करना चाहिए। जब मैं उसे कह रहा हूँ कि बाहर निकले तो वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? इसके जवाब में रवि ने घबराते हुए कहा, उसकी हालत ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि अभी के लिए उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, प्लीज बॉस चलिए। ये सुनकर गुस्से के साथ रुद्रांश ने उस बैग को वहीं छोड़ दिया और वहां से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाने के बाद रवि ने आखिर में गहरी सांस लिया और धीरे से नीचे झुककर देखने लगा, जहां इस वक्त अनिरुद्ध अपना छोटा सा सर नीचे झुकाए चुपचाप अपने घुटनों को गले से लगाए बैठा हुआ था। उसे इस हालत में देखकर रवि ने धीरे से कहा, बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब हम जा रहे हैं, तुम बेड से बाहर निकाल कर बेड के ऊपर आराम से सो जाना और अगर तुम्हें भूख लगे तो भी बता देना, तुम्हारे लिए रमा आंटी डिनर लेकर आ जाएंगी, ओके? लेकिन अनिरुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि वहां से उठा और बाहर चला गया। इधर स्टडी रूम में रुद्रांश ने गुस्से के साथ टेबल पर जोर से लात मारते हुए बोला, आखिर वो मेरी बात क्यों नहीं समझता? उसे क्यों लगता है कि मैं उसका दुश्मन हूँ? उसे कब समझ आएगा कि मैं जो भी करता हूँ उसके अच्छे के लिए करता हूँ? वो मुझे कब अपना दुश्मन समझना बंद करेगा? उसकी ये बात सुनकर रवि ने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस आप फिक्र मत कीजिए, जो नई डॉक्टर कल से उनके इलाज के लिए आने वाली है, मुझे लगता है वो जरूर अनिरुद्ध सर को ठीक कर देंगे। ये सुनकर रुद्रांश ने दांत पीसकर कहा, उस लड़की को मैंने सिर्फ 365 दिन दिए हैं। अगर इन दिनों में उसने उसे ठीक नहीं किया तो मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर रवि हैरान हो गया और हैरानी से बोला, बॉस ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर आप उस डॉक्टर के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, मैंने क्या गलत किया? ये सुनकर रवि ने गहरी सांस लेकर कहा, बॉस आपके बातों का मतलब बिल्कुल सही था, लेकिन अभी के लिए अनिरुद्ध सर को बहुत ही प्यार की जरूरत है। वो इस तरह से नहीं रह सकते और खासकर आपने जिस तरह उन्हें जंजीरों में बंद कर रखा है वो बहुत ही गलत है। ये सुनकर रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, अगर मैं उसे जंजीरों में बंद ना करूं तो किसमें बंद करूं? तुम्हें नहीं पता उसने कितने बार यहाँ से भागने की कोशिश की है और कितनी बार मैं उसे पकड़कर लेकर आया हूँ। तुम्हें पता है ना मैंने उसे कितने प्यार से रखा था, लेकिन उसने हर बार मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अब मैं जितना सख्ती बरत सकता हूँ उतनी सख्ती बरतूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर अब रवि ने कहा, लेकिन आपने डॉक्टर के साथ जो किया वो गलत किया। आपको उनसे ऐसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ऐसे ज़बरदस्ती काम नहीं कर पाएगा। ये सुनकर रुद्रांश ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, उसने मेरे ईगो को हर्ट किया है और जो इंसान रुद्रांश अग्निवंशी के ईगो को हर्ट करेगा उसे वो बर्बाद कर देगा। उस लड़की के अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड है खुद के डॉक्टर होने पर। अब मैं उसका घमंड चूर चूर करूंगा। उसे क्या लगता है फ़ोन मेरे बेटे को ठीक कर सकती है? इम्पॉसिबल, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि उसे तब समझ आएगा जब वो मेरे बेटे के पास आएगी और मेरा बेटा उसकी अधमरी हालत करेगा। ये सुनकर रवि हैरानी से बोला, व्हाट? क्या कहा आपने? क्या आप उस डॉक्टर को इसलिए यहाँ बुला रहे हैं जिससे कि आप उससे अपनी ईगो का बदला ले सके? आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बॉस? आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अच्छे से पता है कि वो पहली बात तो एक लड़की है और दूसरी बात उसकी उम्र कम है और वो अपने इतनी उम्र में अनिरुद्ध को नहीं संभाल सकती, क्योंकि अनिरुद्ध को तो जब बड़े बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं संभाल पाए तब तो वो अभी सिर्फ एक कम उम्र की लड़की है। ये सुनकर रुद्रांश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने पॉकेट से सिगरेट निकाला और सिगरेट जलाते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसकी उम्र क्या है और क्या नहीं।
मुझे बस इतना पता है कि उसने मुझे मना करने की कोशिश की है और इसकी सज़ा उससे मिलेगी, और ये सज़ा मैं नहीं बल्कि मेरा मॉन्स्टर बेटा देगा। जब वो उसका इलाज करने के लिए उसके करीब आएगी तब उसे खुद इलाज की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये कहते हुए रुद्रांश किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। रवि ये सब सुनकर अब हैरान हो चुका था और उसने मन ही मन कहा, बॉस तो पूरे पागल ही हो चुके हैं, मुझे तो उस डॉक्टर के लिए डर लग रहा है। वो बेचारी डॉक्टर सोच रही होगी कि वो अनिरुद्ध सर का इलाज करेगी, लेकिन बॉस तो उस बेचारी डॉक्टर को जैसे मारने के लिए यहाँ बुला रहे हैं। क्या मुझे उसे रोक देना चाहिए? नहीं, लेकिन मैंने ऐसे किया तो ये एक तरह से गद्दारी होगी, बॉस को लगेगा कि मैंने धोखेबाजी की है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी मासूम की जान को खतरे में भी नहीं डाल सकता, क्योंकि अनिरुद्ध सर ने पहले जिन डॉक्टर की जैसी हालत की थी बिल्कुल उसी तरह वो उस लड़की की भी हालत कर देंगे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, उस लड़की की मदद करने के बारे में एक गलती से भी मत सोचना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। उस आवाज को सुनकर रवि अब अपने होश में वापस आया और जल्दबाजी के साथ बोला, जी बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कभी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको इस लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बेशक से उसने आपको मना किया है, लेकिन आप इस तरह उसके जान को खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत उम्मीद से आ रही है, और अगर उसे पता चला कि आप जानबूझकर उसे चोट पहुँचाना चाहते हैं, वो भी अपने बेटे के पास भेजकर, तब कहीं वो बाहर जाकर मीडिया में आपके खिलाफ कुछ बोल न दे और फिर शायद आपकी इमेज पर ही गलत असर पड़ेगा। रुद्रांश सिगरेट की कश को हवा में उड़ाते हुए बिना किसी भाव के बोला, मुझे पता है कि वो सब कुछ तुम संभाल लोगे, लेकिन यहाँ कल से जो कुछ भी होने वाला है उसे अब मैं हैंडल करूँगा, क्योंकि अब मुझे एक अलग ही एंजॉयमेंट मिलने वाला है। ये कहते हुए वो किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा, और रवि को अब ये सब कुछ बहुत ही अजीब लगा और वो बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर निकल गया। अगली सुबह का वक्त था। जब अंबिका अपने अपार्टमेंट में अपना सामान पैक कर चुकी थी, तभी साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम्हारी लाइफ की एक न्यू जर्नी शुरू होने जा रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 365 दिन वाला ट्रिप बहुत जल्दी खत्म हो जाए और तुम वापस अपनी दुनिया में आओ। ये सुनकर अंबिका ने कहा, क्या ये तुम्हें कोई ट्रिप लग रहा है वकाई? मुझे तो ये कोई कैद लग रही है जहाँ मैं 365 दिन के लिए आज कैद हो जाऊंगी। ये सुनकर साक्षी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्दी ये 365 दिन खत्म होगी और देखना तुम जरूर बॉस के बच्चे को ठीक कर दोगी। तभी अचानक से बच्चे का नाम सुनकर अंबिका को कुछ याद आया और उसने कुछ सोचकर कहा, वैसे मैंने ये तो सुन रखा है कि उनके बच्चे की हालत बहुत खराब रहती है। कोई भी डॉक्टर 1-2 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाता, और जो भी उनके करीब जाता है वो घायल होकर ही वापस आता है, और शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि उनकी हालत ऐसे कैसे हो गई। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? उसकी ये बात सुनकर साक्षी ने अपना सर ना में हिला दिया और बोली, नहीं, मुझे उस ऑफिस में काम करते हुए 2 साल हुए हैं और 2 साल में मैंने कभी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सुना। बस इतना सुना है कि उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, लेकिन कैसे खराब रहती है और क्यों खराब रहती है ये नहीं पता। ये सुनकर फिर से अंबिका ने कहा, बाय द वे, क्या तुम्हें बॉस के बच्चे की मॉम के बारे में पता है? आई मीन बॉस की बीवी के बारे में, क्योंकि अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि आखिर बॉस की बीवी कौन है और उनका बच्चा कैसे आया। ये सुनकर साक्षी ने फिर से अपना सर ना में हिला दिया और बोली, नहीं, मुझे इसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर अंबिका ने चिका कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, बिना बीवी के बच्चा कैसे इस दुनिया में आ सकता है? क्योंकि माँ होगी तभी तो बच्चा आया है। ये सुनकर साक्षी ने कहा, देखो, मैं सच कह रही हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने बस इतना सुन रखा है कि सर की कोई गर्लफ्रेंड रही थी जो उन्हें उस बच्चे के साथ छोड़कर भाग गई, और फिर तब से सर अपने बच्चे को संभाल रहे हैं। ये सुनकर अंबिका ने मुंह बनाकर कहा, तुम उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रही थी और बाकी लोग उनकी बीवी के बारे में बताते हैं, आखिर सच्चाई क्या है?
साक्षी ने कहा, सच्चाई कुछ भी नहीं है क्योंकि असली सच तभी पता चलेगा जब तक कि खुद बॉस नहीं बता देते। अभी तक वो मीडिया के सामने अपने रिलेशनशिप को लेकर ओपन नहीं हुए हैं, इसलिए हमें भी इन सब के बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर क्या असलियत में उनकी कभी कोई बीवी थी या फिर कोई गर्लफ्रेंड या फिर वो बच्चा खुद उनका है भी या नहीं। ये सब सुनकर अंबिका ने कहा, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो बच्चा उनका ही होगा तभी तो वो उस बच्चों के लिए इतना ज़्यादा परेशान है। वो बस उसे ठीक करना चाहते हैं और मैंने सुना है कि इसके पीछे उन्होंने अपने बहुत सारे पैसे भी खर्च किए हैं। वो अपने बच्चों की सारी ज़रूरत को पूरा करते हैं और उसकी हर एक ख्वाहिश को झट से पूरा कर देते हैं। इतना कोई भी दूसरे बच्चे के लिए नहीं करेगा। ये सुनकर साक्षी ने उसे समझाते हुए कहा, और तुम भी ज़्यादा बॉस की पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोशिश मत करना। अगर तुम बार बार उनसे ये सब कुछ पूछोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बॉस बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं और अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम उनके पर्सनल लाइफ में इतना ताका झांकी और पूछताछ कर रही हो तो तुम्हें लेने के देने न पड़ जाएंगे। अंबिका ने जब ये सुन तो उसने चिढ़ कर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भला क्यों उनकी पर्सनल लाइफ में इतना ध्यान दूंगी। मैं तो बस जानना चाहती थी क्योंकि ये मुझे आगे काम देगा। जब मैं उनके बच्चे के पास जाऊंगी और उन्हें संभालने की कोशिश करूंगी तब बहुत सारी ऐसी चीज़ होगी जो मुझे उसे कंट्रोल करने में काम आएगा। क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी बच्चों को संभाला है उन सब के मॉम डैड हमेशा मेरी हेल्प करते थे। वो बहुत सारी ऐसी बातें बताते थे जिससे मैं उनके बच्चे को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन ये पहला ऐसा केस है जो बहुत ही टिपिकल है। ये सुनकर साक्षी ने कहा, यू आर राइट, ये केस बहुत ज़्यादा टिपिकल है, इसीलिए तो बॉस का बच्चा अभी तक ठीक नहीं हो पाया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे और तुम खुद उन्हें ठीक करोगी। ये सुनकर अंबिका ने भी फिर अपना सर हिला दिया, लेकिन उसे बहुत नर्वसनेस हो रही थी। तभी डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज़ से साक्षी ने कहा, लगता है तुम्हें लेने के लिए आ गए। ये सुनते ही अंबिका का दिल एक बार फिर जोरों से धड़क उठा। पता नहीं क्यों पर उसे एक अजीब तरह से बेचैनी होने लगी और फिर तभी साक्षी ने दरवाज़ा खोला और सामने खड़े शख्स को देखकर अंबिका एक पल के लिए बिल्कुल देखती रह गई। कौन है गेट पर? क्या होगा आने वाले वक्त में अंबिका के साथ? आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को कब चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। ये एपिसोड कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। धन्यवाद।